हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 32 तक कवर कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। दोस्तों, टिक्का नामक रोग मूंगफली में होने वाला रोग है। कौन सा है? मूंगफली में होने वाला रोग है टिक्का रोग। ये होता क्यों है? तो अगर आपसे पूछे कि मूंगफली में टिक्का नामक रोग क्यों होता है, तो यह स्कर्पोस्पोरा आर्चिडोकोला और स्कर्पोस्पोरा पार्सोनोटा नामक कवक की वजह से होता है। इसका अन्य नाम यानी टिक्का रोग का जो अन्य नाम है वह है लीफ स्टॉप। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूंगफली में कौन सा रोग होता है, तो उसमें अगर आपको ऑप्शन में लीफ स्टॉप दिया हुआ रहेगा तो वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी को टिक्का रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका का संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो उसकी संख्या 0 होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाणु जो है दोस्तों एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन का जो रिसाव है वह हमारे अग्नाशय में मौजूद लैंगरहैंस के बीटा सेल से होता है। किससे होता है? लैंगरहैंस के बीटा सेल से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, रिसाव होता है। अब इंसुलिन का कार्य अगर आपसे पूछे तो इसका कार्य जो है दोस्तों, यह रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार का मानव चयापचय को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि यानी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो हो जाएगा अरुअस्थि। अरुअस्थि यानी कि फीमर। फीमर को अरुअस्थि ही कहते हैं, उसका हिंदी नाम है। तो फीमर यानी कि हमारी जो जांघ की हड्डी है वो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, जिसकी कुल लंबाई अगर बात करें तो लगभग 18 इंच होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो हमारे कान में पाई जाती है, और उसका नाम है स्टेपिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन होता कौन कौन सा है, पहले आप ये जान लीजिए। तो रेशेदार प्रोटीन जो है वो है कोलेजन, किरेटिन, इलास्टिन और फाइब्रिन। ये 4 प्रकार की जो है यह रेशेदार प्रोटीन होते हैं। तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में कौन सा है, तो किरेटिन जो है वो रेशेदार प्रोटीन का ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरेटिन। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 मार्च। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपनी जैव विविधता, उसमें पाए जाने वाले झरने और मनोरंजक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो संकीर्ण मुद्रा होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। तो दोस्तों, संकीर्ण मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने और वर्गीकृत करने का एक तरीका होता है। ये संकीर्ण मुद्रा कौन सा है, तो वो हो जाएगा M1। कौन सा है? M1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो दोस्तों, सेट जो है यह थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ पे किया था? तो राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 ईस्वी को
भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों धन्वंतरी और कालिदास यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि भी धारण की थी। धन्वंतरी जो थे दोस्तों यह एक वैद्य थे यानी कि चिकित्सक थे, जबकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य के राजकवि थे यानी और नाटककार भी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहे बेखबर कहकर पुकारा था? दोस्तों साहे बेखबर कहकर खफी खां ने बहादुर शाह को पुकारा था। किसने कहा था? खफी खां ने बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो दोस्तों बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो था दिग्दर्शन। कौन था? दिग्दर्शन, जिसका प्रकाशन 23 मार्च 1818 ईस्वी को किया गया था। कब? 23 मार्च 1818 ईस्वी को दिग्दर्शन का प्रकाशन किया गया था। और इसके संपादक पूछे कि दिग्दर्शन के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा जॉन कार्लसन जो है वह दिग्दर्शन के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रेले कमीशन का जो गठन है दोस्तों वह लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में रेले कमीशन का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय भी शामिल थे। वो कौन कौन से थे? तो वो एक थे गुरुदास बनर्जी और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्राम। अगला प्रश्न है, ब्रोकन विग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ब्रोकन विग पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? दोस्तों आपको पहले बता दें, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है यह गांधी जी ने किया था 1918 ईस्वी में मजदूरों के लिए। कब किया गया था? 1918 में मजदूरों के लिए किया गया था। और यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन हड़ताल था, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसमें जो मजदूरों की डिमांड थी वो 50% बोनस की बात मांग कर रहे थे, जबकि मिल मालिकों का कहना था कि वो 20% बोनस देंगे। लेकिन जब गांधी जी ने इस हड़ताल को किया तो फिर एक दूसरे के बीच समझौता हुआ और उस समझौते के दौरान 35% बोनस देने पर स्वीकृति जताई गई मिल मालिकों के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिल मालिकों के द्वारा 35% बोनस देना स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों के द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1876 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। दोस्तों इंडियन सोसाइटी संगठन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी और सी दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की थी, जो कि बाद में आगे चलकर 1886 ईस्वी में कांग्रेस में मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन ग्राम में संपन्न हुआ? यानी कौन सा वो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि गांव में किया गया था? तो वो था 51वां अधिवेशन, जो कि महाराष्ट्र के एक गांव फैजपुर में हुआ था। और यह कब हुआ था आपसे पूछे तो 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51वां अधिवेशन जो था वो फैजपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लेते हैं पहले। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह दोस्तों 1790 से
92 के बीच चला था। कब चला? 1790 से 92 के बीच। और टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच ये समझौता हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1766 से 69 के बीच हुआ और मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच हुआ और मंगलौर की संधि के साथ ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए, जिसमें पहला में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलौर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और चौथे में अंग्रेज ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान की हत्या हो गई, यानी टीपू सुल्तान मारे गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो दोस्तों जजिया कर को पुनः लागू किया किसने था? तो वो औरंगजेब था। मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में। कब? 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया। ये जजिया कर था क्या? तो दोस्तों जजिया कर बेसिकली गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर था, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे और वो औरंगजेब जहाँ पे शासन करते थे वहाँ पे रहते थे, तो उस राज्य में जो रहने का कर दिया जाता था, जो धर्म को, अपना धर्म को मानने के लिए जो कर दिया जाता था, उस कर को ही जजिया कर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि वापस करने वाले कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व हॉकी का आयोजन पहली बार 1971 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था अगर पूछे तो स्पेन के बार्सिलोना नामक स्टेडियम में प्रथम विश्व हॉकी का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों हाउ बी अ राइटर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका समाधि स्थल दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, जिसके समाधि स्थल को एकता स्थल कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट का नाम दिया गया है, जबकि शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है उसका नाम है कर्म भूमि, ना कि चैत्र भूमि। तो ये गलत है, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो मंगलयान का जो सफल प्रक्षेपण पहली बार में ही भारत ने किया था और कब किया था? तो 5 नवंबर 2013 ईस्वी को भारत के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और यह कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था और इसका वाहन का जो नाम था वो था PSLV XL C-25। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PSLV XL C-25। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का अर्थ है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में सौर ऊर्जा से उसके एनर्जी को, उसके जो विकिरण होता है उसको अवशोषित करता है, लेकिन उसको बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सा गैस है? तो जलवाष्प हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, N2O हो जाएगा और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है?
तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह भूटान, चीन और म्यांमार, इन तीनों देश से लगता है इसका अरुणाचल प्रदेश का सीमा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान, चीन और म्यांमार। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे पूर्वी जिला है। अगला प्रश्न है, पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ना कि जिला। अगला प्रश्न है, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों छिबरो पनबिजली परियोजना जो है यह टोंस नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, छिबरो पनबिजली परियोजना। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वन्य जीव सप्ताह जो है यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये मनाया क्यों जाता है वन्य जीव सप्ताह? तो दोस्तों भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 1957 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दमला वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों दमला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य यानी दमला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच हुआ है? तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वह काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली और तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव कराया जाता है उसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सरकार। दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला का डीएम मिलकर पंचायत चुनाव करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसपे कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, जबकि केंद्र सूची में कानून सिर्फ केंद्र बनाता है और राज्य सूची में कानून सिर्फ राज्य सरकार ही बनाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ऐसा विधेयक जिसमें कर लगाया जा सकता है लेकिन वह विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 117 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन के नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची में एक विशेष प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में संसद में जो चुनकर सांसद जाते हैं उनके शपथ की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में राज्य और यूटी के सीटों का आवंटन किया गया है। और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य की जो 4 राज्य हैं उनके प्रशासन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों बंधुआ मजदूर अधिनियम यह 1976 ईस्वी में जो है वो पारित किया गया था। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। और क्यों किया गया था? तो समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोका जा सके, इस उद्देश्य से बंधुआ मजदूर अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? अब पहले आप ये जान लीजिए कि गैर संवैधानिक निकाय होता क्या है। तो एक ऐसा निकाय है ये जो हमारे संविधान में जिस संगठन और संस्था का उल्लेख नहीं किया गया है उसको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। लेकिन जब जो भी संगठन है और संस्थान है अगर उसका उल्लेख, उसका वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है तो उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है कि गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि गैर संवैधानिक निकाय बिल्कुल है। वित्त आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है, इसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। केंद्रीय
अन्वेषण ब्यूरो ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, और लोकपाल ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका सही आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हटाया गया था और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कब हटाया गया था? 1978 ईस्वी में। और इसको रखा किस में गया था? तो कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 में इसको रखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1978 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मल्होत्रा है। कौन है? गीता मल्होत्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ENIAC था। ये दोस्तों ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ENIAC का? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे वसंत विषुव के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि 2024 में 15 मार्च को पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? वसंत विषुव के पहले शुक्रवार को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो हमारी आवाज को मोटी और पतली बनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो दोस्तों जो सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, या फिर और भी उपग्रह जो घूम रहे हैं और भी ग्रह घूम रहे हैं, वो सभी गुरुत्वाकर्षण बल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान जो है वो हर जगह एक समान होता है, जबकि भार परिवर्तित होता है, और भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो भार जो है वो बदल जाएगा और चंद्रमा पर जो है 1/6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 जो है कम है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, भारत के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमान स्वर कितना होता है? तो दोस्तों रात में जो है आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ आप लोग रह रहे हैं, रात में शोरगुल जो है वो 45 डेसिबल के जितना होता है, जबकि दिन में इसको 55 डेसिबल करके अनुमानित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे तरंग दैर्घ्य जो कम होता है वो गामा किरण का होता है। किसका होता है? गामा किरण का। जबकि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है वो रेडियो धर्मिता की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो जब हम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम पे जोड़ेंगे 1/6 + 1/6 + 1/6, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो 1 रेसिस्टेंस होता है। तो इस हिसाब से जो है हम तीनों को समानांतर श्रेणी में जोड़ रहे हैं। तो जब हम इसको आप जोड़िएगा तो ये टोटल हो जाएगा 6 और 3/6 हो जाएगा, जो कट के 1/2 में आएगा। और हम इसको जब प्रतिरोध को लिखते हैं तो उसको सीधा करके लिखते हैं, तो ये 2 ओम जो है वो हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, जबकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो दोस्तों शराब का जो पीएच मान है वो
2.5 से लेकर 4 के बीच में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2.8 जो है वो सर आपका पीएच मान होता है। अगला प्रश्न और हमारे आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन जो है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक ये बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि अगर अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, यानी टंगस्टन की जो तारें हैं वो टूट जाती है। तो ये इसके गलनांक ज़्यादा होने की वजह से ही होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।